पर्दे के पीछे रहकर चुनाव में जीत किस तरह से दिलाई जाती है स्वतंत्र देव सिंह जी। 2017 के पहले मैंने खुद भी देखा है, बिना सामने आए, चाहे वो मीडिया कैमरे हों, चाहे वो तमाम दूसरे लोग हों, पर्दे के पीछे रहकर चुपचाप अपना ये काम करते हुए चले गए। शायद यही वजह रही कि इनको लगातार समय के साथ ही अहम जिम्मेदारियां देती रही गई। लेकिन आपके नेतृत्व में, आप बीजेपी के इस वक्त प्रदेश अध्यक्ष हैं, अब चुनाव होने जा रहा है। संगठन जितना मजबूत 2014, 19 और 17 में था, क्या इस बार तस्वीर वैसी ही है, या लगातार जो खबरें आती हैं कि बीजेपी के भीतर गुटबाजी शुरू हो गई है, एक नेता दूसरे नेता को खींचने का काम कर रहा है, जातिवाद के मुद्दे पर भी लगातार विरोध के सुर हैं, कैसे पार पाएंगे इन तमाम मुद्दों से आप? उत्तर प्रदेश में कभी भी आप देखेंगे अगले 15 साल से, तो राज्य के अंदर सपा बसपा का जो शासन आया है, तो जनता ने कभी सपा को निपटाया तो बसपा आ गई, बसपा को निपटाया तो सपा आ गई। यानी जनता ने निपटाया है गुंडागर्दी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ। पहली बार आदरणीय योगी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार और ईमानदारी और नियुक्तियों में हेरफेर न हो, इसके कारण एक सरकार का इमेज भी होता है, उसका सम्मान भी होता है। तो सरकार के दृश्य में हमारे नेता की लोकप्रियता है, परिश्रम की पराकाष्ठा है, ईमानदारी छवि है। नियुक्तियों में कोई भी सूची नहीं जाती, जैसे सैफी खानदान का जाता था सूची, न सूची जाती है। एक तो नेता की छवि हो गई है, दूसरा संगठन का भी अपना एक छवि है। नीचे संगठन का एक ऑर्गेनाइजेशन ढांचा है हमारे, 1,63,00,000 के आसपास बूथ हैं हमारे, 27,600 के समथिंग शक्ति केंद्र हैं जो 5 बूथ की मॉनिटरिंग करते हैं। अभी आदरणीय 23 तारीख को सभी शक्ति केंद्रों का सत्यापन होना है, फिर से बूथ समितियों का सत्यापन होना है। विधानसभा 403 कल प्रभारी घोषित कर दिए हैं जो पूर्णकालिक होकर काम करेंगे, उनका भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ बैठक है। यानी पार्टी की जो रचना है संगठनात्मक, वह ढांचा चुस्त दुरुस्त कर दिया गया है। और नेता चुनाव जो होता है, नेता की छवि, ईमानदारी, परिश्रमी और जातिवाद वंशवाद से ऊपर उठकर नेता कैसा है, उसके आधार पर चुनाव होता है। तो आज 100% कह सकता हूं कि पहली बार विकास और राष्ट्रवाद के नाम पर चुनाव होगा, जातिवाद के आधार पर नहीं होगा, डेवलपमेंट के नाम पर चुनाव होगा। वो चुनाव 2022 हम जातियां लेकिन कहाँ टूटी हैं? आपको भी जब प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई तो बताया गया कि आप पिछड़ों के नेता हैं, अलग अलग जितने भी आपके बड़े नेता हैं सबकी जातियां बताई जाती हैं। आप कह रहे हैं यूपी का चुनाव राष्ट्रवाद के मुद्दे पर होगा, जातियां पीछे रह जाएंगी, लेकिन बीजेपी खुद ऐसा करती हुई दिखाई कहां दे रही है? चित्रा जी, आपके साथ तो कई बार, एकाध बार मिला है, आज बहुत बड़े पत्रकार हैं आप इतिहास उठा सकती हैं बीजेपी का। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान राष्ट्रवाद के लिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की हत्या, देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा सूर्य ढल गया, तारों की रोशनी में मार्ग ढूंढना पड़ेगा। वह भारतीय जनता पार्टी का ढूंढते ढूंढते उन्होंने रास्ता 1980 जो अधिवेशन में उन्होंने कहा, जब 2 सीटें थी, 2 सीटें बीजेपी के पास थी, तो देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी नेता के रूप में बोले कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। और देश के अंदर कमल खिला और प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने। हमेशा राष्ट्र, आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देख लीजिए, पूरा विश्व उनके पीछे चल रहा है कि नहीं चल रहा है। आतंकवाद मुद्दा उठा लीजिए, ग्लोबल उठा लीजिए, चाहे शांति का मार्ग उठा लीजिए, और चाहे कई देशों की अध्यक्षता करना हो तो आदरणीय मोदी जी को उठा लीजिए कि शांति के मार्ग पर पूरी दुनिया शांति के मार्ग पर आगे बढ़ रही है आदरणीय मोदी के नेतृत्व में। तो हमारा मुद्दा ही राष्ट्रवाद है और देश के लिए हम मरते हैं और जीते हैं। वहीं जातिवाद के आधार पर संदेश भी तो आता है कि देखिए अब की बार ओबीसी की सरकार, इतनी ओबीसी पिछड़ी जातियों को हमने मंत्री बना दिया। अभी हाल के मंत्रिमंडल का मैं जिक्र कर रही हूं, तो ये बताने और जताने की कोशिश भी तो होती है कि देखिए कितने ऐसे पिछड़े जाति के चेहरे रहे जिनको हमने अपने मंत्रिमंडल में वोट दिया, और यकीनन उसके जरिए भी आप लोग आगे बढ़ना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में। आपकी बात में दम है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जब शिक्षा नीति, आर्थिक नीति, कृषि नीति, इसी तरह उन्होंने एकात्म मानववाद लिखा। एकात्म मानववाद उनका दर्शन है, दर्शन से निकला हुआ अंत्योदय है। अंत्योदय में निकला है उनका, पंडित जी की इच्छा थी कि पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को मान मिले, सम्मान मिले, भरपेट भोजन मिले और रहने को छत भी मिले। देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी आए
तो पहली बार इस देश के अंदर प्रधानमंत्री सड़क योजना सीसी किसी ने देखा। 4 लेन आज़ादी के बाद किसी ने नहीं देखा कि 4 लेन की सड़कें। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज देश के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे कहा जाए सौभाग्य योजना हो, आयुष्मान का कार्ड हो, किसान सम्मान निधि हो, यानी एक गरीब की खुशहाली कैसे होती है जब उसके घर में एक गैस पहुंचता है। बड़ा आदमी पहले गैस के लिए पाते थे। दूसरी तरफ वही देखेंगे, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार की उपलब्धियों को आप ज्यादा गिना रहे हैं, जबकि यहाँ पर आपको हिसाब देना है 4.5 सालों में आपकी बीजेपी की सरकार ने यहाँ पर क्या किया है। दूसरा होता है दिव्य भव्य कुंभ में आप देखी होंगी, एक कैसे व्यक्ति का सम्मान बढ़ता है, एक व्यक्ति का अपना स्वच्छता कर्मचारी का पैर धोने से। चलिए ठीक है सर, आगे बढ़ते हुए कुछ और सवाल इलेक्शन को लेकर मैं लूंगी, लेकिन ये बताइए राजभर जी से बहुत चर्चा का विषय बन रही, तो फाइनली वो आ रहे हैं आपको सपोर्ट करने। राजनीतिक जगह है, लेकिन लोग एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं, उसी के आधार पर हम उनकी मुलाकात। ये मुलाकात तो कुछ खास थी ना शुद्ध रूप से केवल 1 घंटे तक आप लोगों ने क्या बातचीत की बताइए। चाय बैठकर अनौपचारिक बातें, बाकी तो आपने समझाया नहीं कि बीजेपी के खिलाफ क्यों बोलते हैं वो इतना, बीजेपी की सरकार पर जमकर निशाना साधते हैं। राजनीतिक दल जितने हैं अपने अपने पार्टियों को चलाएंगे और चलाना चाहिए, अपने अपने पार्टियों को चलाते हैं लोग और अपने साथ काम करना चाहिए। मेरा काम है अपनी पार्टी को चलाना और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता का निर्माण करना ही पार्टी का उद्देश्य है। ऐसा कार्यकर्ता का निर्माण करिए कि एक बूथ का अध्यक्ष भी कल का प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है और प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है। एक साधारण कार्यकर्ता घर से निकला हुआ देश का प्रधानमंत्री भी बन सकता है। ये कार्यकर्ताओं आधारित पार्टी है और कार्यकर्ताओं की पार्टी है। सर बात क्या हुई राजभर जी से ये बताइए ना, मतलब प्रदेश की जनता आपसे सुनना चाह रही है। देखिए पूर्वांचल में वो आपको डैमेज कर सकते हैं, इस बात का आपको भी भान है, इसी वजह से आप लोग कहा जा रहा है मनाने की कोशिश की जा रही है। खबर यहां तक रिपोर्ट्स मीडिया जो सामने आई है कि उन्होंने गृह मंत्री से भी मुलाकात की है, बीजेपी अध्यक्ष से भी मुलाकात की है दिल्ली में, और फिर आपसे भी मुलाकात की है। देखिए तो पर्दे के पीछे कुछ बड़ा खेल चल रहा है। हमारे साथ रहे हैं, हमारे साथ रहे, हम लोगों के मित्र हैं। बुला रहे हैं आप उनको? मिलना जुलना साथ है। नहीं मिलना तो ठीक है, बुला रहे हैं आप उनको, क्या जाइए। अभी तो ऐसी कोई बात नहीं हुई। 1 घंटे तक क्या बातचीत की आप लोगों ने? जैसे आपसे बात दो हो रही है, राजनेता मिलते हैं तो अभी भी जैसे आपसे बात हो रही है यही वहाँ चर्चा होती रहती है अनौपचारिक, जैसे आपसे चर्चा होती है अनौपचारिक, पूरा समाज देश के बारे में कमियां गिनाते हैं आपकी सरकार की, तो फिर क्या समझाया? लेकिन ऐसा कोई चर्चा नहीं है, अनौपचारिक चर्चा 2-2, 3-3 बार हम लोग चाय पिए। आप छिपा रहे हैं सर, आपसे झूठ नहीं बोलकर कुछ बोलना, आपसे झूठ नहीं, मुझसे नहीं, प्रदेश की जनता सुन रही है। नहीं आपसे झूठ नहीं बोल सकता हूँ, नहीं इनसे झूठ बोल सकता हूँ, झूठ नहीं बोल सकता हूँ। तो मतलब वो शामिल हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं इस बारे में अभी आप कुछ नहीं बोलेंगे? अब ईश्वर तय करेगा क्या आगे हो। लेकिन आप बुला रहे हैं कि राजभर जी आ जाइए, आपके साथ रहेंगे तो मजबूत रहेंगे। ये विषय कुल मिलाकर हम लोगों की अनौपचारिक, मैं कहा जाता हूँ केवल अनौपचारिक भेंट होती है और बहुत लोगों से मैं मिलूंगा, अभी एक से नहीं बहुत अपने विरोधियों से अनौपचारिक बैठक आप करेंगे तो आपकी पार्टी के भीतर ही आप पर सवाल उठने लगेंगे कि विरोधियों के साथ जाकर क्या बात। देखिए राजनीतिक, देखिए मंच अलग होता है और आप अपने तरफ के से अलग करें, किसी से मिल सकते हैं, आप किसी से मिलना जुलना हो सकता है, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। इसमें तो कोई कार्यकर्ता किसी से मिल सकता है और कार्यकर्ता मिलजुल कर काम करना चाहिए। जैसे छोटी पार्टियों को जोड़ने का काम आपकी ओर से किया जा रहा है, चाहे निषाद हो या फिर ओपी राजभर सब हो या दूसरे लोग भी हैं, क्योंकि राजभर जी ओवैसी साहब के साथ अलग तालमेल कर चुके हैं, लेकिन आप लोगों को लगता है कि अगर वो चले गए, और मेरी अगर जानकारी गलत होगी आप मुझे दुरुस्त कीजिएगा, बीजेपी का यूपी को लेकर इंटरनल सर्वे कहता है कि पूर्वांचल जो आप लोगों का गढ़ है बीजेपी का, जहां से खुद प्रधानमंत्री आते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं, वहां पर आप लोगों की सीटें कम होती हुई दिखाई दे रही हैं और उसको डैमेज कर रहे हैं ओपी राजभर जी। आपको मैं विश्वास के साथ विश्वास दिलवा सकता हूं कि सपा हो चाहे कांग्रेस हो चाहे बसपा हो, मैं 51% पर लड़ूंगा और जनता ईमानदारी के नाम पर वोट देगी, जनता भ्रष्टाचार के खिलाफ वोटिंग करेगी और विकास के नाम पर वोट देगी। और आदरणीय योगी जैसा नेतृत्व इस राज्य को अभी तक न मिला है, न मिलेगा। वो 3 बड़े मुद्दे क्या होंगे इस बार के चुनाव में जो आप लोगों के पक्ष में यहां की जनता को वोट करने के लिए प्रेरित करेंगे? मेरा विकास ही मुद्दा है और पहली बात आदरणीय मोदी जी के, योगी जी के शासन में, बाकी तो काम बहुत हुए हैं, लेकिन जो सपा में नहीं होते थे
जो सपा केंद्र सरकार की योजनाओं को रोकता था, जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में नंबर 1 उत्तर प्रदेश, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में नंबर 1, विद्युत कनेक्शन में देश में नंबर 1, प्रधानमंत्री आवास में नंबर 1, निःशुल्क गैस देने में नंबर 1, शौचालय निर्माण में नंबर 1 और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 1,52,000 अधिक कन्याओं का विवाह कराया, 40 लाख से अधिक गरीबों को मकान दिया, 1,47,00,000 परिवारों को गैस कनेक्शन दिया, 2,61,00,000 अधिक को शौचालय का निर्माण हुआ है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 7 लाख से अधिक बेटियों की शिक्षा स्वास्थ्य की चिंता किया। विधवा एवं निराश्रित महिलाओं को मासिक पेंशन मिल रहा है। आप बाकी गिनाइएगा। 10 लाख, और बेटियों का मतलब आपने इतना जिक्र कर दिया है। युवाओं के लिए अलग से, युवाओं के लिए पहली बार हाँ। 1 रुपया भ्रष्टाचार का नहीं लगा और 4 लाख के ऊपर नौकरी मिली है। 1 रुपया का रिश्वत नहीं। और मुख्यमंत्री आवास से या गोरखपुर से एक अभी 2 नाम की सूची भी नहीं गई है। ऐसी सरकार आपने कभी मिला है? रोजगार का वादा उत्तर कितने प्रदेश का में किया सरकार, था? आपने रोजगार का वादा कितने का किया था 4.5 साल पहले? देखिए 70 लाख। रोजगार, और अभी रोजगार के आंकड़े कहां पर? रोजगार को मैं बता देता हूं आपको। प्रदेश में 4,25,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी, 3 लाख से अधिक युवाओं को संविदा पर सरकारी नियुक्ति, 42 लाख छोटे उद्योगों को ऋण दिया गया है जिसमें 2 करोड़ से के आसपास लोगों ने रोजगार मिला है। एक जनपद एक उत्पाद के तहत 25 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग और 1,38,000 से अधिक स्कूलों का कायाकल्प हुआ है। अनुसूचित जनजाति पिछड़ा को 46,000 छात्र छात्राओं को 14,000 करोड़ रुपए का छात्रवृत्ति दिया गया है पहली बार, और ईमानदारी से सीधे उनके अकाउंट में पहुंच रहा है। 1 रुपया का भ्रष्टाचार नहीं। ऐसा मुख्यमंत्री कहां मिलेगा देश में? प्रधानमंत्री, राज्य के अंदर मुख्यमंत्री और संगठन के कार्यकर्ता भी आपको उत्तर प्रदेश के अंदर भी सरकार का संपूर्ण सहयोग करने के लिए और विकास में रात दिन लगे रहते हैं। डबल इंजन की सरकार है तो आप लोगों से उम्मीदें भी बहुत ज्यादा हैं। आप तमाम आंकड़े लेकर आए हुए हैं, पीएम से लेकर सीएम तक का जो आप गिना रहे हैं। लेकिन यहां पर अखिलेश यादव की ओर से कहा जा रहा है कि जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, रोजगार के मुद्दे पर फेल रही सरकार, कोरोना सेकेंड वेव खासतौर से अगर हम देखें गंगा के किनारे या बाकी हिस्सों में भी प्रदेश के, हम सब ने देखा ऑक्सीजन की किल्लत से जूझते हुए लोग, इन तमाम मुद्दों पर वो आपको घेर रहे हैं। और कल ही भारी भरकम अपनी एक रैली, साइकिल रैली उनकी ओर से की गई है इसी लखनऊ में, और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से बीजेपी का अभी हाल है, पहले तो हम 350 जीत रहे थे, लेकिन अब हम 403 में से, हालांकि 403 उन्होंने नहीं बोला, मैं बता देती हूं, 403 में से वो दावा कर रहे हैं कि 400 सीटें वो जीत जाएंगे आराम से। आप बताओ किसके आधार पर जीतेंगे और क्यों जीतेंगे और जनता क्यों वोट देगी? गाजीपुर में जिप्सी आगे निकलेगी और जिप्सी वाला बोलेगा रास्ता साफ करो, रास्ता साफ करो, मैं आ रहा हूं। लोगों के बेटा भी, पत्नियां भी, लोग कहेंगे रास्ता साफ करो। ये गुंडे जो राज्य के अंदर गुंडागर्दी करते थे, ठेका पट्टा की रोजगार करते थे, आज योगी सरकार में वो बुलडोजर चल रहा है और वह तहस नहस हो रहा है। और क्यों वोट देंगे उनको? आप नियुक्तियां होगी तो नियुक्तियां सूची पूरी जाती है तो लोग वोट क्यों देंगे? पिछड़ा क्यों वोट देगा या सामान्य वर्ग क्यों वोट देगा? अब मेरे को बता दीजिए, 400 सीटें कहां लेंगे वो मैं समझ नहीं आता। और वोट क्यों देंगे? आप कोरोना में, महामारी में बाहर निकले नहीं, वैक्सीन का विरोध, आप टीकाकरण का विरोध आप कर रहे हैं, बाकी सभी कामों का आप विरोध कर रहे हैं। आज आदरणीय योगी जी, अखिलेश जी का सर्वे गांव में करवा दीजिए तो यही होगा कि योगी जी के अलावा कोई दूसरा मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। आपका मुख्य प्रतिद्वंदी कौन है? अखिलेश यादव, मायावती जी या फिर कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी को आप कहां देख रहे हैं अभी? देखिए, राहुल जी स्वयं में तो नेता ही हैं देश के, प्रियंका जी उत्तर प्रदेश की नेता हैं, सोनिया जी के देखरेख में हो रहा है। आप मेरे को बताओ, कोई राजा का बेटा वो राजा चला सकता है क्या घर? किसी की घर बचा है क्या? बहुत कम लोगों का बचा है, बिल्डिंग की पोताई करवा लें, कोई नहीं चला सकता भाई। कार्यकर्ताओं को, कार्यकर्ता चमचे नहीं होते हैं, कार्यकर्ता भविष्य का लीडर है। कार्यकर्ता पान और गुटखा मंगाने के लिए कार्यकर्ता नहीं है, ये कार्यकर्ता कल का नरेंद्र मोदी और योगी है। इसलिए कार्यकर्ता चेला नहीं है कि हमारा बैनर लगाओ, हमारा जिंदाबाद करो, हमारा पोस्टर लगाओ। किसी पार्टी, जिस पार्टी में कार्यकर्ता की इज्जत नहीं होगी
वह पार्टी अपने पैरों पर नहीं खड़ी हो सकती है। मैं आपको स्पष्ट करता हूं, एक समय था सपा में आदरणीय अखिलेश जी शिवपाल जी परिश्रम करते थे, रात दिन काम करते थे, इसलिए सपा खड़ी थी। आज कहां से सपा खड़ी हो जाएगी? एक दिन बंगले के बाहर नहीं निकल रहे हैं, कल निकले तो थे साइकिल। 2.5 घंटा इंतजार करने के बाद। आप सेवा कार्य तो करना पड़ेगा। जो कोरोना के बाद रात दिन परिश्रम की पराकाष्ठा योगी जी ने किया, और आज का पूरा देश देखिए कोरोना को कंट्रोल कर दिया। 24 करोड़ की आबादी है देश में। इसलिए भारतीय जनता पार्टी से सीखना चाहिए कि कार्यकर्ता का निर्माण कैसे होता है। जब अटल जी कभी थक जाते थे, नाराज होते थे, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय अपने आप स्टोव जलाते थे और 2 रोटी सेकते थे, फिर अटल जी को खवाते थे और कहते थे जाकर प्रवास करो। ऐसे कार्यकर्ता का निर्माण होता है। और स्वयं वो नहीं जाते थे और भाषण के लिए भेजते थे अटल जी को कि जाओ दो, तब एक एक कार्यकर्ता का निर्माण होता। आदरणीय मोदी जी एक साधारण परिवार से जन्म लेकर, गरीब परिवार से जगन्नाथ मंदिर में रुके हुए भंडारे में पत्रकार मित्र उनको जाता था तो लाइन में लेकर दूध लेकर चाय पिलाते थे, और उसी जगन्नाथ यात्रा का मुख्य अतिथि होने लगे आज देश के प्रधानमंत्री। लेकिन परिवार के लिए एक आवास नहीं दिया, 5 लाख का आयुष्मान का कार्ड नहीं दिया, लेकिन हिंदुस्तान के गरीब दलित शोषित वंचितों को सब कुछ दे दिया। अब मैं आ जाती हूं रीता बहुगुणा जोशी के एक सवाल पर। चूंकि जितेंद्र सिंह को आपने ही शामिल करवाया और झुककर आप उनको प्रणाम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें बहुत सारी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। रीता बहुगुणा जोशी ने कहा है कि जिसने हमारा घर जलाया था, आपने उस नेता को बीजेपी का हिस्सा क्यों बनाया? क्या है, जिले से सूचना ली जाती है, क्षेत्र से सूचना ली जाती है, और सभी से सूचना लेने के बाद ज्वाइनिंग होता है, सीधे नीचे से रिपोर्ट ली जाती है। रीता जी का कल फोन आया था, बातचीत हुई थी, हम कि आप आइए, यदि ऐसी कोई घटना है तो विचार किया जाएगा। हटा देंगे आप जितेंद्र सिंह को? पहले एक बार बैठते हैं, वो तो बहुत नाराज हैं। एक बार आने दीजिए, एक बार आकर बैठकर चर्चा करते हैं। रीता जी को आप मना लेंगे या जितेंद्र जी को बाहर का रास्ता दिखा देंगे? कुल मिलाकर जो सत्यता होगा, दोनों की, रीता जी की क्या सहमति बनती है, एक बार हम विचार करेंगे। उनकी ओर से कहा गया है कि उस शख्स ने हमारा घर जलाया था। तो एक बार आकर बैठ करते हैं, एक बार बात करते हैं। ये बात आपकी जानकारी में नहीं थी? ये मेरे जानकारी में नहीं थी। एक बार आते हैं तो रीता जी से बात करते हैं। मेरी कल बात हुई है, वह कहेंगी कि स्वतंत्र जी मैं आऊँगा लखनऊ, आपसे बात करूँगा, और वो जो कहेंगी वो मैं करूँगा। ठीक है, अब जरा किसानों के मुद्दे पर चलते हैं। देखिए, आप खुद भी किसान परिवार से, बीजेपी लगातार दावा करती है कि उसके बड़े बड़े नेता किसान परिवार से आते हैं, लेकिन किसानों का ये जो आंदोलन चल रहा है, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बेल्ट में, क्या ये आप लोगों को डैमेज करेगा? हमें तो नहीं लगता। अब पंचायत का चुनाव लड़ा था किसान यूनियन, मुजफ्फरनगर में ही एक सीट नहीं है, बीजेपी वहाँ सबसे ज़्यादा सीट थी, एक सीट नहीं आई, और जिला पंचायत अध्यक्ष भी सभी हमारे जीते, ब्लॉक प्रमुख भी जीते हैं। विपक्ष पर दिवाड़े का आरोप लगाता है चुनावों को माहौल लेकर। खराब करता है, माहौल खराब करता है, लेकिन पब्लिक विश्वास क्यों करेगी? आप उनका धरना देख लीजिए, जो धरना चलाते हैं वो देख लीजिए। जबरदस्ती का धरना करना, कोई समस्या है तो सरकार से बात करो, जिद नहीं पकड़ना चाहिए, तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। लगता है सरकार पर भी लागू लगता है किसान के हित में निर्णय है तो आप सुझाव तो मान लेंगे। आदरणीय नरेंद्र तोमर जी मानेंगे, सरकार मानेगी, मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ, 100% मानेंगे। आप बैठ कर हो, और आप पता लगे फंडिंग बाहर से हो, बाकी ये हो, आप बात करो ना। टिकैत साहब अच्छे व्यक्ति हैं, बैठकर बात करना चाहिए। वो बात करने के लिए सरकार बुला कहाँ रही है? सरकार नहीं बुला रही है बातचीत करने वो के कहे लिए। ना कि इसमें हम छोड़ेंगे, वो कह रहे हैं कि पहले वापस लीजिए बिल, तब जाकर कोई बात होगी। कोई लगता है बिल में कमी है आपको तो बात करो। देखिए, टिकैत साहब बंगाल में गए थे, वहां पर ममता बनर्जी के समर्थन में उन्होंने प्रचार प्रसार किया, फिर बंगाल में बीजेपी का क्या हाल हुआ? वो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी के खिलाफ हम माहौल तैयार करेंगे। आप दीदी मेरे को बताओ, सही से बताओ, आप बंगाल में जाती थी, बंगाल का एक भी व्यक्ति चैनल पर टीएमसी वालों के खिलाफ बोलता था? हिम्मत नहीं था। आदरणीय अमित शाह, नड्डा जी उस राज्य के अंदर कूदे हैं, तब उस देश की जनता ने मोदी मोदी नारा लगाया है। हिम्मत नहीं है, इतना भय, इतना डर, इतना ममता के लोगों का डर, पुलिस का डर। ये कौन सा डर है कि फिर उन लोगों ने जाकर ममता बनर्जी के पक्ष में वोट कर दिया? ऊपर से उसके बाद भी 3 सीट से 77 सीटों पर आना, ये कोई मामूली
प्रगति है? ये बताइए लेकिन कोई। 18 सीटों को अगर हम कन्वर्ट करेंगे विधानसभा देखिए, के हिसाब एक से, मिनट, देखिए, फिर तो आपको 100 के पार हो आदरणीय जाना मोदी चाहिए जी था। की लोकप्रियता, क्षेत्र की लोकप्रियता, दोनों मिलकर, जैसे आज हमारे पास यहाँ नेता है राज्य के अंदर, एक ईमानदार नेता है, नेतृत्व है। बंगाल के अंदर हम लोग लड़ रहे थे, कार्यकर्ता लड़ रहे थे, जूझ रहे थे, और नेतृत्व संगठन लड़ रहा था, और 77 सीटों पर आना ये बहुत बड़ी प्रगति है बंगाल के अंदर, जहां पर हाथ इतने गुंडा टेढ़। यहाँ भी 4-5 विधानसभाएं ऐसी हैं जाकर अब ठीक हुआ है। मतलब कार्यकर्ता झंडा लगा लेता था तो कार्यकर्ताओं को मारते थे सब, और मुकदमा। आपसे मैं लड़ सकता हूं, लेकिन पुलिस से कैसे लड़ सकता हूं? अब वहां पंचायत पर- चुनाव में यूपी से भी तो अलग अलग हिस्सों से इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं मारपीट की। एक तो जहां पर प्रियंका गांधी खुद भी पहुंची थी समाजवादी पार्टी की नेता से मुलाकात करने के लिए, उनके साथ जिस तरह की अभद्रता हुई, उसने हर किसी को स्तब्ध कर दिया। पुलिस वाले खड़े हैं और एक महिला के साथ इस तरह का सुलूक हो रहा है। आप मेरे को बताओ, उत्तर प्रदेश के अंदर लाखों गांव के सदस्य का चुनाव हुआ, प्रधान का चुनाव हुआ, ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव हुआ, जिला पंचायत, लाखों लोगों ने भाग लिया और लाख लोग चुनकर आए। 8 लाख के ऊपर आए होंगे, 8-10 लाख, मतलब ये सब चुन कर आए। और राज्य के अंदर घटना 2-3, राज्य के अंदर घटना 2-3। इतना अच्छा कानून व्यवस्था कहाँ होगा? आपने सपा बसपा शासन में नहीं देखा कैसे पंचायत के चुनाव होते थे। मतलब पहली बार इतना निष्पक्ष चुनाव हुआ कि हम लोग स्वयं परेशान रहते थे कि लोकल के अधिकारी से बात करो भाई, हम जीत रहे हैं, क्या स्थिति है, रिकाउंटिंग हो सकता है क्या? पहली बार योगी शासन में ईमानदारी से चुनाव हुआ और निष्पक्ष चुनाव हुआ, और एक भी घटना दुर्घटना नहीं हुई। ये 3-4 घटना हुई, और लखीमपुर में जिस महिला की उसमें बीजेपी नहीं, वो निर्दल से हुआ था, कोई बीजेपी का उसमें कोई व्यक्ति नहीं था, न हमारे प्रत्याशी से हुआ था। लेकिन नहीं होना चाहिए था, हुआ तो कोई बचा भी नहीं सकता इस राज्य के अंदर। किसी गुंडे को, किसी अपराधी को सरकार माफ नहीं कर सकती, और नेता भी बीजेपी का कोई बचा नहीं सकता है, उसको जेल जाना पड़ेगा। महिला की ही बात हो रही है तो यहाँ पर मैं आ जाती हूँ। देखिए, महिला सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा है। हालांकि लगातार आप लोगों की ओर से इस बात का दावा किया जाता है कि सरकार किसी अपराधी को बख्शेगी नहीं। उन्नाव की, हाथरस की, इस तरह की तमाम घटनाएं हैं जिसको लेकर सरकार के ऊपर लगातार विपक्ष सवाल करते रहा है। तो महिलाओं को पूरी तरह से, चूंकि ये आधी आबादी प्रदेश की काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, वोट बैंक के तौर पर भी और वैसे भी, तो उसकी सुरक्षा पूरी तरह से सुनिश्चित कर पाने में सरकार क्या नाकाम रही, या आपको इसमें भी लगता है कि कुछ जगहों की इस तरह की घटनाएं ही रिपोर्ट हुई हैं? यहाँ रात में 12 बजे भी लड़की निकल सकती है योगी शासन में, किसी का हैसियत नहीं कि उसको छेड़ दे, और छेड़ दिया भूले भटके, वो बच नहीं सकता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, कोई 12 बजे रात को निकल जाए और उसको कोई भी छेड़ दे और वह बच जाए तो मेरे को कहना है, आप किसी की हैसियत नहीं है। ये सपा बसपा शासन नहीं है, ये योगी सरकार का शासन है और भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन स्लोगन दिया गया था कि या तो अपराधी अपराध बंद कर दे या तो प्रदेश छोड़कर भाग जाएं, लेकिन वो स्थिति बनी तो नहीं। आप बताइए, अब कहीं दिखाई दे रहा हो तो बताइए। मैंने तो आपको दो एग्जाम्पल दे दिए, आज भी अखबारों में भरे पड़े हैं इस तरह के मैं मामले। कहता हूँ ये घटना 1-2 घटित होती रहती हैं, एक आध घटना होती है, लेकिन कोई भी उसको बचाने का काम नहीं करता है। सपा बसपा शासन में बचाए जाते हैं, यहाँ पर कोई बचाए नहीं सकता, इसलिए गुंडों को भय है, इसलिए गुंडों को भय है। आप कहीं भी, आप चले जाइए, आज सभी शहरों में चले जाइए, जितना आतंक था ये लोगों का, आपने देखा है इनका किस प्रकार का आतंक था। इस बार इन शहरों में आप चले जाएं, मैं तो देखा हूँ शहरों को, शहर आतंक तो छोड़ दीजिए, यहाँ से कानपुर से लखनऊ से एटा जाने में कमर टूट जाता था 14 के पहले, यहाँ से देवी पाटन जाने में कमर टूट जाता था, अब जाइए जर्क नहीं लगेगा। योगी शासन है, आप चले जाओ यहाँ से देवी पाटन शक्तिपीठ, जर्क नहीं लगेगा गाड़ी में। आप एटा चले जाओ, गुंडागर्दी तो छोड़ दीजिए, गुंडागर्दी हिम्मत नहीं लेता गुंडा काम मतलब कोई अपराध करने में। बाकी जो आप करें घटना ये होती है, इसका त्वरित कार्रवाई होती है और सरकार तुरंत चिंता करती है। चलिए एक बार आपकी संगठन की मैं बात कर लेती हूँ, चूंकि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपकी जिम्मेदारी यहाँ पर बड़ी है। कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 100 ऐसे विधायक हैं जिनका टिकट इस बार कट जाएगा, इस तरह की खबरें निकलकर मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आ रही हैं, क्या ये सच है? देखिए, पार्टी में तय है, संसदीय बोर्ड तय करता है, जनता के बीच में उसकी लोकप्रियता, कार्यकर्ताओं के बीच में स्वीकारता और संगठन के प्रति समर्पण, ये तीनों देखा जाता है।
ये तीनों के आधार पर ही टिकट वितरित होते हैं। इसलिए न किसी का टिकट कटेगा, न टिकट जुड़ेगा भी। ये सर्वे होगा, बाकी काम होगा, उसका कार्यकर्ताओं के बीच में स्वीकारता आवश्यक है, और जनता के बीच में लोकप्रियता और संगठन के प्रति समर्पण, ये तीनों भावना उसके अंदर रहेगा तो एक बार विचार किया जा सकता है। मुख्यमंत्री के लिए क्या उत्तर प्रदेश में भी असम मॉडल लागू होगा या फिर? देखिए, मेरे पास एक ईमानदार नेतृत्व है, परिश्रमी नेतृत्व है, परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाला नेतृत्व है, और भ्रष्टाचार गुंडागर्दी के खिलाफ नेतृत्व है, और राष्ट्रवाद के लिए भी जो योजनाएं रहती हैं, चाहे मंदिरों के निर्माण की बात हो, चाहे मंदिरों को विधानसभा में पैसा देने की बात हो, चाहे दीपोत्सव हो, चाहे देव दीपावली हो, या कहा जाए कावड़ यात्रा पर सरकारी हेलीकॉप्टर से पुष्पों की वर्षा हो, तो हमारा नेतृत्व ईमानदार है, और नेतृत्व के आदरणीय योगी जी के ही नेतृत्व में चुनाव होगा उत्तर प्रदेश का। ठीक है, आगे बढ़ते हुए आपने कहा कि कांवड़ यात्रा से फूलों की बरसात, लेकिन ज़मीन पर अगर हम आप देखेंगे तो महंगाई बहुत ज़्यादा चरम पर है। चाहे गैस सिलेंडर के दाम हो, पेट्रोल के दाम हो, डीजल के दाम हो, ये तमाम तो बड़े मुद्दे बनेंगे ना इलेक्शन में। इसका जवाब कैसे देंगे आप लोग, कैसे समझाएंगे जनता को? उत्तर प्रदेश कुल मिलाकर कहेंगे हम आज की डेट में ठीक है, और उत्तर प्रदेश का वातावरण भी ठीक है, और उत्तर प्रदेश में लोग आदरणीय मोदी जी, योगी जी को स्वीकार करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी भी नीचे से परिश्रम की पराकाष्ठा कर रही है। इसलिए उत्तर प्रदेश में कोई हमें दूर दूर तक समस्या नहीं दिखाई दे रही है। जनता भी खुश है, हम लोग जनता के बीच में महंगाई नहीं है, जनता के बीच में हम जाते हैं, लगभग हमसे भी प्रतिदिन 1500 लोग मिलते हैं। जैसे सुबह 6 बजे आइए तो सुबह आपको 50-60 घर पर रहेंगे, और ये 12 बजे रात तक क्रम चलता रहता है, जितने देर हम बैठे रहेंगे कार्यालय चाहे यहाँ। हमें 1500 में आए हुए कार्यकर्ता या पब्लिक का व्यक्ति, एक व्यक्ति भी नाराज होकर नहीं जाता है। तो हमें महंगाई मुद्दा नहीं बनेगा, हमें एहसास नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, नहीं बन सकता है। महंगाई है या नहीं है? उत्तर प्रदेश में महंगाई नहीं है, महंगाई नहीं है उत्तर प्रदेश में नहीं महंगाई है। सर सब लोग हंस रहे हैं, आप कह रहे हैं महंगाई। आपको पता है पेट्रोल डीजल अभी तो आप भरवाते नहीं होंगे खुद जाके, आपका तो ड्राइवर, आपको पता है पेट्रोल डीजल का दाम अभी क्या है? आज देखिए, सभी गरीबों के लिए अन्न फ्री दिया जा रहा है, वो भी 2 महीना उत्तर प्रदेश में गरीबों के लिए, और दलितों के लिए, शोषित के लिए, आदिवासी वनवासी मुसहर के लिए। वो गरीब जो आदमी है, जो कुछ कमा नहीं सकता है, कोरोना की महामारी में घर है, उसको मनरेगा से रोजगार भी मिल रहा है। उसको 1 महीने में 2 बार 35 किलो यानी 5 किलो उसको गेहूं है, बाकी सामग्री है, सब उसको मिल रहा है। इसलिए आप गांव में जाएंगे, गरीब के पास जाएंगे तो मोदी योगी ही चिल्लाता है। ठीक है, चलिए अब कार्यक्रम का आखिरी हिस्सा है, इस वजह से आखिरी सवाल, चूंकि हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश में जातियां सबसे ज़्यादा हावी रहती हैं, आप ओबीसी बड़े चेहरे हैं, इस वजह से चूंकि अखिलेश यादव भी इसी चेहरे को लेकर आगे बढ़ते हैं। हमने पास्ट में देखा तीनों इलेक्शन में गैर यादव को छोड़कर बाकी ओबीसी जातियों ने आपको वोट किया, लेकिन इस बार बीजेपी ने आखिर ऐसा क्या किया है कि ये जातियां एक बार फिर से आप लोगों से जुड़ जाएं? इस बार यादव भी देने वाला है, बाकी जातियां तो मेरे साथ पूरी खड़ी है, पूरी जातियां खड़ी हैं, और यादव के बड़े बड़े चेहरे लोग हमारे संपर्क में हैं, और मैं लगभग बड़ी रैली करके बड़ा काम करने वाला हूं, और यादव भी जुड़ने वाला है, और यादव भी बड़े पैमाने पर कार्यकर्ता भी हैं। आज भी बीजेपी में बड़े पैमाने पर यादव कार्यकर्ता है। चलिए, बहुत शुक्रिया स्वतंत्र देव जी आज तक इस मंच पर शामिल होने के लिए। दिलचस्प होगा ये देखना, क्योंकि बीते 3 चुनाव उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए तो लगातार कमल खिलाते रहे हैं, लेकिन 2022 में चूंकि प्रदेश को जवाब देना है कि बीते 4.5-5 सालों में आपने क्या किया, आगे क्या होता है ये देखना रहेगा। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद।